जब आप अपना सीमेन इजैकुलेट करना चाहते हैं उससे पहले अगर इजैकुलेट हो जाए तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। बहुत सारी कंडीशन हैं जिसमें ये होता है और बहुत सारी मरीज़ों में बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल और बीइंग वेरी स्ट्रेस और एंशियस की वजह से भी होता है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कॉमनेस्ट कॉज परफॉर्मेंस एंजाइटी है, प्लस उसके अलावा कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से भी होता है। तो मैनी ऑफ द टाइम इट इज़ ट्रीटेबल विदाउट एनी मेडिकेशन। फेथ एंड डिसिप्लिन पॉडकास्ट में खुशामदीद नाजरीन। आज का हमारा मौजू है ईडी और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मज़हर शेख जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं। खुशामदीद डॉक्टर मज़हर शेख फेथ एंड डिसिप्लिन पॉडकास्ट में। आइए आगाज़ करते हैं। आज का हमारा मौजू काफ़ी सेंसिटिव है और बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसकंसेप्शन का शिकार रहते हैं। बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं और सही नॉलेज ना होने की वजह से वो इसका सही तरीके से इलाज नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो लोग इंटरचेंजेबली आपस में यूज़ करते हैं, लेकिन वो उनको अंदाज़ा नहीं कि वो जो बात कर रहे हैं क्या इसका ताल्लुक़ वाकई ही उस बीमारी से है या इसका कुछ और मतलब है। टर्मिनोलॉजी है जैसे ईडी, पीई और इम्पोर्टेंस, लेकिन लोग फिर भी उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि पीई होती क्या है और इसकी इलामात क्या है। पीई को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। बेसिकली इजैकुलेशन का प्रोसेस आप इस तरह डिफ़ाइन करें कि जब आप अपना सीमेन इजैकुलेट करना चाहते हैं उससे पहले अगर इजैकुलेट हो जाए तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। बहुत सारी कंडीशन हैं जिसमें ये होता है और बहुत सारी मरीज़ों में बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल और बीइंग वेरी स्ट्रेस और एंशियस की वजह से भी होता है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कॉमनेस्ट कॉज परफॉर्मेंस एंजाइटी है, प्लस उसके अलावा कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से भी होता है। तो मैनी ऑफ द टाइम इट इज़ ट्रीटेबल विदाउट एनी मेडिकेशन। दूसरा आपने बताया इम्पोर्टेंसी जिसको मर्दाना ताकत कहें, जिस तरह से बेसिकली इसको आप कन्वर्ट कर लें कि आप अपने पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहे, इसको कहते हैं इम्पोर्टेंसी। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी, उसके अलावा आपके सीमेन की क्वालिटी का ना अच्छा होना बहुत बड़ा फैक्टर है, और दूसरी मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है। तो ये एक हो गया इम्पोर्टेंस। और तीसरी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको मर्दाना कमज़ोरी के तौर पर जनरली इस्तेमाल किया जाती है टर्म। उसके बहुत सारी कंडीशन से रिलेटेड होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, ब्लड सप्लाई में अगर प्रॉब्लम हो जाए या आपके नर्वस सिस्टम में कंट्रोल में हो, तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेन इज़ द बिगेस्ट सेक्सुअल ऑर्गन, और जैसे कि पूरे जिस्म का कंट्रोल जो है वो दिमाग करता है। दिमाग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कहते हैं। तो जिसमें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, इन आर्ज़ों की वजह से जो ईडी का मर्ज़ है वो होना एक नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा और कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हो सकता है? कुछ वजूहात तो जो आपने खुद ही मेंशन कर दी हैं, उसके अलावा जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, अद्वियात का इस्तेमाल, जैसे किसी कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही हो, प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट में जैसे हार्मोन ट्रीटमेंट होती है उसकी वजह से हो, किसी मरीज़ को रेडियोथेरेपी हुई हो उसकी वजह से, पेल्विक फ्रैक्चर हो या पेल्विक कोई ऑपरेशन हुआ हो उसकी वजह से भी हो सकती है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कॉज है। उसके अलावा अगर आपके पास लिवर डिजीज़ है, गुर्दों के मसाइल हैं, ये सब का भी इफ़ेक्ट आपके हो सकता है। तो ये जो मर्ज़ है अमूमन किस एज में हो सकता है? स्टडीज़ ने कहा है कि अगर आप 50 से 70 साल की उम्र के लोगों को देखें तो अबाउट 30 to 50% कैन हैव सम काइंड ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इतना ज़्यादा एविडेंस मौजूद है कि मरीज़ इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जाते नहीं हैं। उसको कहते हैं एज से ताल्लुक़ है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में आप इसको ट्रीट कर सकते हैं विद गुड आउटकम। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? क्योंकि ट्रीटमेंट तो बात की बात है, लेकिन पहले प्रिवेंशन का सोचना चाहिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। बिल्कुल सही बात। मैं भी अपने मरीज़ों को यही कहता हूँ कि जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकें पहले वो करें। एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा आपको सपोर्ट करता है। तो अगर आप स्मोक करते हैं तो कम करके उसको ख़त्म करने की तरफ जाएं।
अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो वज़न कम करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करें, ऑक्सीजनेशन सिस्टम को करें, ब्लड प्रेशर को अच्छा, ये तो वो चीज़ें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल डेफिनेटली विल हैव अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आपके इसमें। ठीक है। तो अगर कोई ऐसे अनफॉर्चुनेट मरीज़ हों जो कि प्रिवेंशन से क्योर ना हो सकें, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? ट्रीटमेंट अपार्ट फ्रॉम जो लाइफस्टाइल चेंजेस के अलावा गोलियों के फॉर्म में हो सकता है, इंजेक्शन के फॉर्म में हो सकता है, रिप्लेसमेंट थेरेपी के हिसाब से हो सकता है, कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस हैं वो यूज़ होती हैं, उसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑफ सम प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिसे हम कहते हैं वो भी इस्तेमाल होता है, और कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट। अगर हम अद्वियात की बात करें तो कुछ अद्वियात हैं जैसे सेंडाफिल है, टडालाफिल है, इस तरह की कुछ अद्वियात हैं। इसमें से कौन सी जो दवा है वो आप मरीज़ के लिए मुंतखब करते हैं और उसका मयार क्या है? किस वजूहात की वजह से आप चूज़ करते हैं कि ये वाली मेडिसिन बेहतर है? जो हमारी गाइडलाइंस हैं ब्रिटिश यूरोलॉजी या यूरोपियन या अमेरिकन, उसमें एक पाथवे जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें हम सबसे पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में टैबलेट्स आती हैं, जैसे आपने जिक्र किया 2 किस्म का सिल्डेनाफिल, टडालाफिल का। इनमें से एक जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है, दूसरी जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है। दोनों इस ग्रुप में आती हैं जिनको कहते हैं PDE5 इनहिबिटर, जो बेसिकली आपके एक केमिकल को लेवल्स को बढ़ाते हैं, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है और आपके इलेक्शन में इम्प्रूवमेंट आती है। इनके इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है आप उनको सही तरह इस्तेमाल करें, वरना आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट कम होता है, एफिकेसी और एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, और आपके GP आराम से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब ये ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है, लेकिन हमें पता होना चाहिए किन मरीज़ों ने नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि हर जो दवा इस्तेमाल की जाती है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, और ये जो अद्वियात हैं ये डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, और जो ख़ास करके हार्ट पेशेंट हैं उनकी जो मर्ज़ है उसको बढ़ा सकती हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती हैं। तो नाजरीन को बताना चाहेंगे कि क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? ये टैबलेट्स के जिनका हमने जिक्र किया, बेसिकली हमारे जिस्म में या ब्लड सप्लाई में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाते हैं, तो इनकी वजह से कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक हार्ट अटैक हो सकता है अगर किसी हार्ट के मरीज़ ने दी। तो ये हार्ट के मरीज़ों में, स्पेशली उन लोगों में जो GTN स्प्रे वगैरह पे हों, बिल्कुल मना है। तो एक जो पेशेंट हैं जो ब्लड प्रेशर के और अपने हार्ट के पेशेंट हैं, जो इन अद्वियात को इस्तेमाल उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, ये आपको हेडेक कर सकते हैं, फ्लशिंग करते हैं, हार्ट के बारे में बात की, और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो वी नीड टू बी केयरफुली काउंसल करें उन मरीज़ों को कि किन मरीज़ों को देनी चाहिए और किनको नहीं देनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप दे रहे हैं तो उसको टाइटर करें डोज, मैक्सिमम डोज से ना शुरू करें, क्योंकि आपको पता नहीं बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। ठीक है। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन भी है कि ये सिर्फ ऐसी मैनेजेबल डिजीज़ है जो कि अद्वियात से ही इसको मैनेज किया जा सकता तो हम इस तरह से डील करें कि आप एज अ कपल फील करें कि आप क्या सेटिस्फाइड हैं। ऑब्वियसली विद टाइम आपके इरेक्टाइल फंक्शन विल नॉट बी द सेम व्हाट दे यूज्ड टू बी 30 इयर्स अगो, कि एजिंग का एक प्रोसेस है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और किसको आप रिलेटिवली सेटिस्फाइड होंगे, तो उसमें आप एक पाथवे को फॉलो करते हुए टैबलेट्स, इंजेक्शन, वैक्यूम डिवाइस कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपका मसला एक्चुअली ब्लड प्रेशर का है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, कोलेस्ट्रॉल सही नहीं हो रहा, डायबिटिक कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली ये भी मुस्तकिल ख़राब होते जाएगा। जो मोस्ट डेफिनेट ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको हम कहते हैं वो प्रोस्थेसिस है, पर वो बहुत इन्वेजिव प्रोसीजर है और हर मरीज़ के लिए भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन को अवॉइड करना चाहते हैं और हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ राग़िब होते हैं। तो अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे जो हकीम लोग हैं वो इसका अद्वियात के साथ अपना ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी काफ़ी सारा एडवर्टीज़मेंट भी की जाती है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या वो सेफ़ है, साइंटिफिकली प्रूवन है, और क्या लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए? तो हर्बल प्रोडक्ट्स का एक रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन क्या हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और जो आपको दिया जा रहा है उसमें ऑल्ट्रेशन कितनी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे ये माजून और चीज़ें बनाई जाती हैं, इनके अंदर कुछ केमिकल ऐसे इस्तेमाल किए जाते तो इमीडिएट तो आपको शायद रिस्पॉन्स देते हैं,
लेकिन लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स हो। मैनी ऑफ द टाइम्स इनमें टेस्टोस्टेरोन डाले जाते हैं, ये दूसरे स्टेरॉइड्स किए जाते हैं जो आपको यूफोरिक इफेक्ट देते हैं इनिशियली, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो हर्बल प्रोडक्ट्स सिलेक्टिव हैं जिनका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन हमें पता नहीं होता कौन आपको क्या दे रहा है। ठीक है, तो कोई ऐसी हर्बल प्रोडक्ट है जो साइंटिफिकली प्रूवन हो जिसको आप रिकमेंड कर सकते हैं, या आप अवॉइड करेंगे कि आप नाम ना लें? मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि इसके बारे में एक बहुत इट्स अ वेरी फाइन लाइन, तो आई थिंक आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। ओके, फूड और लाइफस्टाइल का काफ़ी एक अफेक्ट होता है किसी भी मर्ज़ में, कि बहुत सारे अमराज जो हैं उनकी वजूहात ही लाइफस्टाइल और ग़िज़ा के गलत इस्तेमाल से होता है। तो ईडी से रिलेटेड अगर हम देखें तो कोई ऐसी फूड जिसको अवॉइड करना चाहिए, या लाइफस्टाइल में एक ऐसी चीज़ लेके आएँ जिससे इसको इम्प्रूव किया जा सके? आई थिंक द सिंपल मैसेज है कि आप हेल्दियर लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी फूड हैबिट्स करें, जिसमें फ्लूइड मैनेजमेंट भी है, आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन का बैलेंस है, कार्बोहाइड्रेट्स का बैलेंस है, फ्रूट्स, तो ये एक बैलेंस डाइट बेसिकली। और जो चीज़ें जिसमें जैसे हम लोग तलने का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड है उसको करें, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लो के लिए, जब उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस या थिकनिंग ऑफ वॉल हो जाती है तो फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एक डायरेक्ट रिलेशन। तो आपकी रिकमेंडेशन फूड लाइफस्टाइल के अलावा और मेंटल हेल्थ के साथ भी कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि आई थिंक मेंटल वेलबींग हम उसको उतनी वैल्यू नहीं देते जितनी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका ब्रेन, एज यू हैव मेंशन एज वेल, कि दिस इज द मेन कंट्रोल। अगर आप वेल बीइंग होंगे तो रिलेटिवली आप जल्दी इन चीज़ों से रिकवर हो सकेंगे। तो आई थिंक हेल्दियर लाइफस्टाइल के साथ स्ट्रेस को मिनिमाइज करें, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, तो उससे भी हेल्प होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मज़हर शेख हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन से आपकी एडवाइस से मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज की एपिसोड देखने का शुक्रिया नाजरीन। अगर आज की एपिसोड आपको मुफीद लगी हो तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं और हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।